बातें चाहे जितनी करा लो गन्नू महाराज से, दूध पिलाने जाओ तो नखरे शुरू हो जाते हैं। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब तू बड़ा हो जाएगा और बोलने लगेगा। तब हम दोनों बुआ और भतीजा मिलकर बहुत सारी बातें करेंगे। विनय भैया, हेलो विनय भैया, आपको कोई जानकारी मिली क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। हेलो हेलो हेलो, हेलो भाभी साहब, आवाज आ रही है? हाँ विनय भैया, आवाज आ रही है आपकी। आपको कुछ पता चला उस मोबाइल के बारे में और कपिल जी के बारे में? नहीं भाभी साहब, उसका तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मैंने उसका फोन दिया है रिपेयर करने के लिए एक लोकल शॉप में। शाम तक उसने बोला है कि वो अनलॉक करके दे देगा। विनय भैया, वो मोबाइल ही हमारे एकमात्र सहारा है उन अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने का। आपको जैसे ही वो मोबाइल मिले ना, मुझे जरूर बताना। जैसे ही पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। गन्नू, गन्नू, लगता है तुझे भूख लगी है, दूध पिला देती हूँ। पता है कौन है ये? हरा पोता, हरे कुंदन का बेटा। इतने सालों से मैं नामर्दानगी की दवा थारे छोरों को देती आई थी, ताकि इस परिवार में, इस घर में, इस हवेली में, इस खानदान में कभी कोई वारिस पैदा ना हो। अगर थारा बेटा कुंदन मारे को चकमा दे गया, रमकुड़ी को, रे मासूम सा दिखने वाला थारा बेटा कुंदन इतना चालाक निकलेगा, मैंने तो कभी सपने में भी ना सोचा था। सच में अपने बाप पर ही गया है। रे जयपुर में शादी कर ली उसने, वहीं बच्चा भी पैदा कर लिया और किसी को कानो कान खबर भी ना पड़ी। और ये वही बच्चा है जो घेवर के साथ इस हवेली में आ गया। मगर थारे को पता है, ये सच कोई भी ना जानता, खुद घेवर और कुंदन भी ना। हमारे खानदान का वारिस इस दुनिया में आ गया है ठाकुर साहब। हमारी अगली नस्ल इस दुनिया में आ गई है। सच में? अयो, मारो पोता से हमारे कुंदन का बेटा, हमारा खून, इस घर का वारिस रामपुरी, यो इसी हवेली में रह रहा है। बोलना। हाँ, थारा पोता इसी हवेली में रह रहा है। हमारे से गलती हुई है तो ये गलती तुम्हारे को सुधारनी पड़ेगी, है ना? और मैंने इंतजाम कर लिया है। जो ये खुशी थारे को मैंने दी है ना, ये कुछ पलों की खुशी है, कुछ पलों का मेहमान है थारा पोता, क्योंकि उसकी बुआ को भी ना पता कि वो उसे दूध पिला रही है या फिर जहर। क्या मतलब है तेरा? अरे कहना क्या चाहती है तू? मैं ये कहना चाहूँ कि मैंने उस दूध में जहर मिला दिया है। हेलो हेलो,
हमारी इतने सालों की मेहनत को बर्बाद करके वो आखिर इस हवेली में आ ही गया। होगा तू इस हवेली का, इस खानदान का वारिस, मगर इससे पहले कि थारा सच सबके सामने आए, घर वालों को मिलेगी थारी लाश। देख, थारे लिए उपहार लेकर आई हूं। जानता है क्या है ये? जहर। ऐसा जहर थारे लिए लेकर आई हूं कि मिनटों में थारी जान ले लेगा। हमारे से बराबरी करने चला है, इत्तू सा है रे, इत्तू सा है तो हमारे से जीत ना पाएगा कभी। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती रामकुड़ी, मासूम है वो। पर मैंने ऐसा कर दिया है ठाकुर साहब, और वो जहर इतना खतरनाक है कि थारा पोता पीते ही तारे कुल का दीपक बुझ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। समय का खेला देखो कि उसे दूध वही पिलाएगी जो उसकी सबसे बड़ी रक्षक बनी फिरती है, थारी बहू घेवर। थारा पोता इस दुनिया में आने से पहले ही भगवान को प्यारा हो जाएगा। हमारा घर परिवार फिर से अनाथ हो जाएगा। नहीं, नहीं। कुंदन, घेवर, रे घेवर, रे गन्नू को भूख लगी है, जाके उसे दूध पिला। गन्नू, शांत हो जा। देख, मैं अभी थारे को दूध पिलाऊंगी ना तो तेरा पेट भर जाएगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गन्नू ने तो सारा दूध गिरा दिया। माफ करना गजानन जी महाराज, अनजाने में ही सही पर अन्न का अपमान हुआ है। ये गंध दूध की तो नहीं हो सकती है। तो क्या इस दूध में कोई मिलावट है? जो दूध डालते ही पौधा जलने लगा। इसमें कोई जहरीली चीज तो नहीं? पीपड़ी, पीपड़ी। क्या हो गया भाभी साहब? आप आज तीखी मिर्ची की छौंकने सा क्यों चिल्ला रही हो? हमारे गन्नू के लिए कटोरी में दूध गर्म करके तुमने ही दिया था ना? हाँ, मैंने रखा था। वैसे भी हवेली का सारा काम मैं ही तो करती हूँ।
क्या हुआ घेवर? हे माता जी, महाराज भाभी साहब। हमारे गन्नू के दूध में जहर क्यों मिलाया तुमने पिपरी? जहर? ना भाभी साहब, राम कसम, मारे को नहीं पता। हमारे पास तो बाजार जाने का भाड़ा तक ना है। मैं जहर कहाँ से खरीदूंगी? अगर तुमने नहीं मिलाया तो फिर किसने मिलाया? तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है? तुमने ही दूध गर्म करके दिया था ना? हाँ, लेकिन मैंने नहीं मिलाया। शांत हो जाओ घेवर, आराम से बात करो, क्या हुआ है? नहीं मासा, बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी, पर आज अगर हमारे गन्नू के मुंह में उस जहरीले दूध की एक बूंद भी चली जाती ना तो अनर्थ हो जाता। सच सच बताओ पीपरी, क्यों मिलाया तुमने वो जहर? तुम्हें किसी और ने वो जहर मिलाने कहा था या तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से किया? सच सच बोलना पीपरी, वरना माँ भवानी की सौगंध आज तुम्हारी गर्दन में माताजी महाराज को चढ़ा दूंगी। आज बात हमारे गन्नू की जिंदगी की है। हमारे को तो यकीन ना हो रहा पीपड़ी, हारे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? आज तक हमारे से एक भी गलती ना हुई रसोई में, कभी मौका नहीं दिया किसी को भी बोलने का। लेकिन तूने हमारी छवि मिट्टी में मिला दी। बच्चा है वो, अगर थारी लापरवाही की वजह से अगर उसे कुछ हो जाता तो? माफ करना गेवर, इस छोरी से बहुत बड़ी लापरवाही हो गई, मगर थारा गुस्सा भी जायज है। हमारी जगह कोई और माँ होती तो वो भी ऐसे ही बर्दाश्त करती, ऐसे ही गुस्सा होती। नहीं घेवर भाभी साहब, हमारी कोई गलती ना है और हमारे को नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, किसने जहर डाला। कसम से सौगंध माता महाराज की, मैंने नहीं किया। रे गलती ना की तो क्या हुआ? थारे से लापरवाही तो हो सकती थी ना, वो कोई कम है? इतने बड़े कांड को आप लापरवाही कैसे कह सकती हैं जीजा? आज अगर उस जहरीले दूध की एक बूंद भी हमारे गन्नू के मुंह में चली जाती तो उसकी जान। ना घेवर, हमारे को गलत मत समझो। मैं तो ये कहने की कोशिश कर रही थी कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हम इस गलती की, इस लापरवाही की जड़ तक जाएंगे। किसने क्या कहाँ गलती की है उसे जरूर ढूंढ के निकालेंगे, चिंता मत करो। खड़ी रहता, इसी पतीले से दूध निकाला था ना तूने? हाँ जीजी। देखा मासा, देखा काकी साहब, 2 मिनट में पता चल गया कि ये दूध जहरीला कैसे हुआ था। छिपकली की वजह से ना, हमारी वजह से। हमारी वजह से? जीजी मैं कुछ समझी नहीं। रसोई में रात को पतीले में दूध गर्म किसने किया था? मैंने। और रसोई में सारी रात दूध किसने छोड़ा था? जीजी मैंने दूध उबालकर गैस बंद करके रख दिया, पर गलती तो यही हो गई ना। थारी लापरवाही ये थी कि दूध गर्म करने के बाद तूने पतीले को ढका ही नहीं। हाँ। और ये जहरीली छिपकली उस गरम गरम दूध में गिर गई।
अरे हमारे को समझ ना आता, इतनी बड़ी लापरवाही तो कैसे कर सकती है? छिपकली हो चाहे काकरोच हो, कोई मंजूरी लेके थोड़ी ना गिरेगा कि अरे हमारे को दूध में गिरना है, क्या मैं गिर जाऊं? बेशरम! हरी इस लापरवाही की वजह से अगर ये दूध घर वालों ने पी लिया होता तो लाशें बिक जाती। बस, आज के बाद खाने की सभी चीजों पर ढक्कन लगा होना चाहिए और कल ही घर में कीटनाशक का छिड़काव कराना। आज का हादसा तो हो गया, दोबारा ऐसी गलती हुई तो माफ नहीं करूंगी मैं। अरे माफी मांग। माफी ठाकुर साहब। माता जी महाराज की कृपा है कि हमारे कन्नू को कुछ ना हुआ। इस जाहिल गवार की तरफ से मैं थारे से माफी मांगू, माफ कर दो केवल। पलट ले। इसकी लापरवाही की वजह से हमारा सर दर्द होने लगा है। क्या हुआ घेवर? कुछ नहीं। अच्छा, रमकुटी जीजा के हाव भाव पता नहीं क्यों बनावटी से लग रहे हैं, ऐसे जैसे वो इतनी बड़ी बात को दबाना चाहती हो। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तू रहने दे, ठीक हूं मैं। तुझे कहा ना रहने दे। एक काम कर, किसी नौकर को बुला दे बस। नौकर क्यों भाई साहब? हम हैं ना आपके छोटे भाई, हम करेंगे आपकी सेवा। और वैसे भी आपने भी तो अभय के मामले में हमें सहारा दिया था। हाँ दिया था, क्योंकि तो उस वक्त सही था। भाई साहब हम जानते हैं आपकी नजरों में बहुत सी गलतियां की हैं हमने, लेकिन अब तो सच सबके सामने आ गया है ना, तो बस एक बार हमारी नजरों से चीजों को देखने की कोशिश कीजिए प्लीज। बाबा साहब के जाने के बाद हमेशा आपको उनकी जगह रखा है हमने। क्या कर रहे हैं छोटे? अब ठाकुर को किसी ने ऐसे रोते देख लिया ना, वो इज्जत चली जाएगी। क्या देख रहा है ऐसे? यही हंसी ढूंढ रहे थे हम पिछले कुछ दिनों से। भाई साहब आप इस हंसी को अपने चेहरे पे सजा के रखिएगा। आपके लिए हमारी भाभी सा ढूंढने का जिम्मा हमारा। हम वादा करते हैं ऐसी भाभी सा ढूंढेंगे कि सिर्फ आप ही नहीं, पूरा घर खुश हो जाएगा। पता है मुझे। बहुत धूमधाम से शादी कराएंगे आपकी, और वो भी करेंगे, वो क्या होता है, नागिन डांस। नागिन डांस गिफ्ट में देंगे आपको। आज अगर बाबा सा होते तो हमें ऐसे देख बहुत खुश होते। वो पता नहीं कहाँ हैं, कैसे हैं, हम कभी उनसे मिल पाएंगे भी या नहीं। घुटने टेकने वाली थी ना तू? हाँ, घेवर के आगे घुटने टेकने वाली थी ना? हाँ, थारे मुंह से हमारा नाम फिसलने वाला था कि नहीं? नाजी जी, वो तो अच्छे समय पर मैं आ गई वहाँ पर और मैंने बात को संभाल। वरना तू तो अरे सारी पोल खोल देती, पता चल जाता कि रमकुटी क्या चीज है। जहर की जांच होती और फिर तिल का पहाड़ बनता वो अलग। आप मैं आने का एक बात बता, मैं कभी आपसे आगे गई हूँ जीजी? ना, कभी ना। आप चाहे तो हमारी जान ले लो जीजी, पर ये लांछन कभी मत लगा कि मैंने आपसे वफादारी ना की है। हाँ, आप कहो, मैं आप भी जाकर उस गन्नू का गर्दन मरोड़ के आती हूँ। आपको हुकुम दो जीजी। ना, ये जो घेवर है ना, इसकी आंखें चील से भी ज्यादा तेज है, चील से भी ज्यादा तेज। बारीक बारीक चीज ऐसे यूं पकड़ लेती है।
और सवाल तो ऐसे करती है जैसे कि अदालत में किसी मुजरिम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक दो बार तुम्हारे को ऐसा लगा जैसे उसे मारे पे शक हो गया है। अभी मारे को शांत रहना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। फिर कन्नू पे ऐसा वार करेंगे वो छोरी उस वार के लिए तैयार ना होगी। लेकिन ये कन्नू पे वार हमें घेवर को सच पता लगने से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि उसे मैं ये पता ना चलने दूंगी कि कन्नू कुंदन का ही बेटा है। माता जी महाराज, आज आपकी कृपा से कन्नू पर आया हुआ इतना बड़ा संकट टल गया। अगर इस नन्ही से जान को कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाती। आपका लाख लाख आभार। घेवर, संभालो अपने आप को। बैठो। पता नहीं क्यों पर हमारे को गन्नू के लिए बहुत डर लग रहा है। पर ये सब हुआ कैसे घेवर? भला टली भगवान। शक तो हमारा रमखुरी जीजा पर ही है, पर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है हमारे पास। कैसे वो हमारे को वो तो पता नहीं कुंवर साहब, पर ये जो हादसा था ना बहुत खतरनाक था। घेवर, हम वादा करते हैं तुमसे, कभी कुछ नहीं होने देंगे हम हमारे कन्नू को। कन्नू से बढ़कर कुछ नहीं है हमारी जिंदगी में। अब हम हमारे कन्नू का और भी ज्यादा ख्याल रखेंगे। तुम संभालो अपने आप को, हम पानी लेके आते हैं। हाँ विनय भैया बोलिए। भाभी साहब, वो कपिल को किडनैपर ने छोड़ दिया है। काफी मुश्किल के बाद में कपिल मिलने के लिए राजी हुआ है। आप प्लीज चाहे जैसे करके पुराने मंदिर के पास में आ जाइए, आधे घंटे में वो आ जाएगा। आधे घंटे में कैसे? अभी तो कुंवर साहब भी यही है। अभी साहब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, ये लास्ट उम्मीद बची है हमारे पास। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था घेवर? वो कार्ड वालों का, उनके तो फोन आते रहते हैं, आपको तो पता है। तुम आराम कर लो, कन्नू को तब तक हम संभाल लेंगे। कुंवर साहब, मैं सोच रही थी कि गन्नू पर आया हुआ इतना बड़ा संकट टल गया तो क्यों ना मैं गन्नू को लेकर भगवान के यहाँ माथा टेकाऊं। हाँ, तो कल शाम को हम तीनों चलेंगे। अभी तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है, तुम आराम करो। वो तो ठीक है कुंवर साहब, पर हमारे को अभी जाना है गन्नू के साथ में। हमारे और गन्नू के लिए जरूरी है ये। मैं जाकर आती हूँ। हमें नहीं पता घेवर तुम हमें सच क्यों नहीं बता रही हो, लेकिन हम चिंता करते हैं तुम्हारी। माता जी महाराज, बस यही विनती है कि आज कुंवर साहब के बच्चे का सच पता लग जाए। आखिर घेवर जा कहाँ रही है और क्यों जा रही है? ऐसा क्या हो सकता है? विनय भैया, अभी से अच्छा हुआ आप आ गई। हाँ मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ। घर पर कुंवर साहब भी थे ना, तो हमारे को डर लग रहा है कि उन्हें शक ना हुआ। विनय से मिलने आई थी ऐसे छुप के, और क्यों?
और ये तीसरा आदमी कौन है? कपिल भैया कैसे हो आप? वो कौन लोग थे जो तुमको उठा कर लेके गए? कपिल भैया हम वो सीसीटीवी फुटेज कब तक देख सकते हैं? देखिए, जो कुछ भी हुआ था वो मेरा निजी मामला है। आप लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे भैया ने इतना जोर दिया तो वो आ गया, मैं वरना मैं आता भी नहीं यहाँ पे। और ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तीसरा आदमी है कौन? क्या बातचीत चल रही है इनकी? कपिल भैया आप समझने की कोशिश कीजिए, किसी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। भगवान के लिए हमें बस वो फुटेज दिखा दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। हमारा त्रिशा तक पहुंचना बहुत जरूरी है और उस फुटेज के द्वारा ही हम त्रिशा तक पहुंच सकते हैं। त्रिशा केवल हमसे छुप के त्रिशा तक पहुंचना चाहती है, पर क्यों? उन लोगों ने मुझसे मेरा लैपटॉप छीन लिया जिसमें वो सारी फुटेज थी। मेरी घड़ी, मेरा बटवा सब कुछ छीन लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। मेरी जान बख्श दी उन्होंने, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना ही वो फुटेज है और ना इसकी कोई कॉपी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे दोबारा फोन मत करना। अरे कपिल! कपिल भैया कपिल! अब क्या करेंगे? सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। पक्का उन अपहरणकर्ताओं ने इन्हें धमकाया होगा, इसलिए वो सब कुछ छुपा रहे हैं हमसे। लेकिन भाभी साहब, उन किडनैपर्स का इससे क्या लेना देना है? हम तो सिर्फ त्रिशा को ढूंढ रहे हैं। हम तो हार कर वापस वहीं आ गए जहाँ से हम चले थे। क्या करेंगे अब? नहीं भाभी साहब, ये मोबाइल, ये तो उन्हीं अपहरणकर्ताओं में से किसी एक का था ना? जी भाभी साहब, मैंने इसको अनलॉक करवा दिया है, शायद इससे कुछ पता चल जाए। विनय भैया क्या मैं ये मोबाइल रख सकती हूँ? पर आप क्या करोगी भाभी साहब इसका? विनय भैया, एक पुरानी कहावत है कि जब भगवान एक रास्ता बंद करता है तो वो दूसरे रास्ता खोल देता है। क्या पता ये मोबाइल ही हमारा दूसरा रास्ता हो। जी भाभी साहब। अब इसी फोन के जरिए मैं उस इंसान तक पहुंचूंगी जिसने त्रिशा से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए।